हाय एवरीवन। सो आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर नंबर 4 जो कि आपकी क्लास 12th की पॉलिटी की बुक का है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि बुक का टाइटल है इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशंस। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए वी ऑल नो दैट कि इंडिया का जो बर्थ होता है एक इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट की तरह होता है। बहुत ही ट्राइंग एंड चैलेंजिंग इंटरनेशनल कंटेक्स्ट होता है। सो उस टाइम पे क्या होता है, वर्ल्ड ने विटनेस किया था एक डिवास्टेटिंग वॉर, और ये ग्रैपल कर रहा था विद इश्यूज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। येट अनदर वे होता है, अनदर अटेम्प्ट होता है एस्टेब्लिश करने के लिए एक इंटरनल बॉडी को, और ये अटेम्प्ट ये अभी चल ही रहा होता है। तो बहुत सारी जो कंट्रीज़ है वो इमर्ज हो रही हैं, होती हुई दिखाई देती है उस टाइम पे, क्योंकि जो कॉलोनियलिज्म है उसका कोलैप्स होता है। बहुत सारे नए नेशंस वर ट्राइंग टू कम टू टर्म्स विद द ट्विन चैलेंजेस ऑफ वेलफेयर एंड डेमोक्रेसी। फ्री इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, फ्री इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है रिफ्लेक्ट करती है इन सारे कंसर्न को इन द पीरियड इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस। सो अपार्ट फ्रॉम दीज फैक्टर्स एट द ग्लोबल लेवल, इंडिया का जो खुद का भी शेयर था कंसर्न का, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारी लेगेसी छोड़ी थी किसकी, इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स की। पार्टीशन जब हुआ था तो पार्टीशन ने भी बहुत सारा जो प्रेशर है वो क्रिएट किया, राइट। और यहाँ पे जो बहुत सारे जो टास्क थे पावर्टी एलिविएशन की, सो वो भी ऑलरेडी वेट कर रहे थे फुलफिलमेंट के लिए। सो दिस वाज द ओवरऑल कंटेक्स्ट जिसमें इंडिया ने स्टार्ट किया था पार्टिसिपेट करना वर्ल्ड के अफेयर्स में एज एन इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट। सो एज अ नेशन बोर्न इन द बैकड्रॉप ऑफ द वर्ल्ड वॉर, इंडिया डिसाइड करती है कि ये कंडक्ट करेगी अपने फॉरेन रिलेशंस विद एन एम टू रेस्पेक्ट द सॉवरेंटी ऑफ ऑल अदर नेशंस एंड टू अचीव सिक्योरिटी थ्रू द मेंटेनेंस ऑफ पीस। दिस एम फाइंड्स एन एको इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। अब बात करते हैं जस्ट एज बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स गाइड करते हैं बिहेवियर किसका, एक इंडिविजुअल का या फिर फैमिली का। डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस करते हैं फॉरेन पॉलिसी किसी भी नेशन की। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी उनके पास रिसोर्सेज की कमी थी, जैसे कि वो इफ़ेक्टिवली एडवोकेट कर सके अपने कंसर्न को इंटरनेशनल सिस्टम में। सो ये परस्यू करते हैं मोडेस्ट गोल्स देन द एडवांस स्टेट्स। फोकस करते हैं पीस पे ज़्यादा, डेवलपमेंट पे ज़्यादा। पीस किसके साथ, अपने बेसिकली नेबरहुड के साथ पीस बनाने की कोशिश करते हैं। मोreover इनका जो इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी डिपेंडेंस होता है वो ज़्यादा पावरफुल स्टेट्स पे होता है, और ओकेजनली इन्फ्लुएंस करती है ये इनकी फॉरेन पॉलिसी को। सो इन द पीरियड इमीडिएटली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, बहुत सारी जो डेवलपिंग नेशंस होते हैं वो चूज़ करते हैं सपोर्ट करने के लिए फॉरेन पॉलिसी प्रीफरेंसेस को ऑफ द पावरफुल कंट्रीज़। चूज़ करते हैं, राइट। उन पावरफुल कंट्रीज़ को चूज़ करने की उन पावरफुल कंट्रीज़ को सपोर्ट करने की कोशिश की जाती है जो उनको एड देगी या फिर क्या देगी, क्रेडिट देगी। तो इससे क्या होता है, डिवीज़न हो जाता है कंट्रीज़ का। वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ की उनका जब डिवीज़न हो जाता है दो क्लियर कैंप्स में, एक वो जो यूनाइटेड स्टेट के अंडर में था and its western allies, and the other was under the influence of the then सोवियत यूनियन। ठीक है, एक वो जो किसके अंडर में था, यूनाइटेड स्टेट्स के, ठीक है, और दूसरा जो सोवियत यूनियन के अंडर में था। तो यहाँ पे क्या था, एक्सपेरिमेंट भी था जिसको नॉन अलाइंड मूवमेंट बोलते हैं, जिसमें इंडिया ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया।
हावेवर जब एंड होता है कोल्ड वॉर का, सो इट चेंज द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंटायरली। बट जब इंडिया अचीव करती है अपनी फ्रीडम और स्टार्ट करना शुरू कर देती है फ्रेम करना इसकी फॉरेन पॉलिसी, सो उस टाइम पे क्या होता है, कोल्ड वॉर उस टाइम पे शुरू होती है। एंड जो अगर हम दुनिया की बात करें, इट वॉज गेटिंग डिवाइडेड इनटू दीज टू कैंप्स। डिड इंडिया बिलोंग टू एनी ऑफ दीज टू कैंप्स? क्या इंडिया किसी इनमें से किसी एक कैंप का सपोर्ट कर रही थी या नहीं, हमें ये पढ़ना है। ठीक है, was it successful in conducting its foreign policy peacefully and avoiding international conflicts? तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स इतने ज़्यादा हो रहे थे, हम इसमें पढ़ेंगे चैप्टर में कि क्या भाई इंडिया अपने जो आपस में कंट्रीज़ के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, क्या उनको अवॉइड कर पाए इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल की देखते हैं। आर्टिकल 51 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल देता है। उसमें कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिखी हुई है ऑन प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, कि कैसे हमें इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करना है। तो क्या है, क्या डायरेक्टिव्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से स्टेट को, जैसे कि प्रमोट करना है हमें इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, हमें क्या मेंटेन करना है ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस, हमें क्या करना है, फोस्टर करना है रेस्पेक्ट इंटरनेशनल लॉ के लिए एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशंस इन द डीलिंग ऑफ ऑर्गेनाइज पीपल विद अनदर, हमें सेटलमेंट, जितने भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हो रहे हैं उनको हमें सेटल करने की कोशिश करनी है। तो ये कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। अब जैसे हम पढ़े भाई पॉलिसी की देखिए, पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट एक आइसोलेटेड प्रोसेस नहीं था। सो एक ये पार्ट था वर्ल्ड वाइड स्ट्रगल का, कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट एंड इम्पीरियलिज्म के अगेंस्ट। इंडियन नेशनल मूवमेंट की अगर हम बात करें तो इसने इन्फ्लुएंस किया है लिबरेशन मूवमेंट्स, बहुत सारी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज़ का। जब इंडिया का इंडिपेंडेंस होता है तो कॉन्टैक्ट्स होते हैं नेशनल, जो इंडिया के जो नेशनलिस्ट लीडर्स होते हैं एंड दोज ऑफ अदर कॉलोनीज यूनाइटेड्स, क्योंकि उनका एक कॉमन स्ट्रगल होता है किसके अगेंस्ट, कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट एंड इम्पीरियलिज्म के अगेंस्ट। तो ये जो क्रिएशन होता है इंडियन नेशनल आर्मी का, जिसको बनाते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और ये कब होता है, सेकेंड जब वर्ल्ड वॉर होती है। तो इसमें क्या होता है, क्लियरेस्ट मैनिफेस्टेशंस होता है। ये क्या होता है भाई, क्लियरेस्ट मैनिफेस्टेशंस होता है। ओके, सो ये अगर मैं बात करूं इसकी, 1 सेकेंड, तो ये क्या होता है, इसमें क्लियरेस्ट मैनिफेस्टेशंस होता है ऑफ द लिंकेजेस एस्टेब्लिश्ड बिटवीन इंडिया एंड ओवरसीज इंडियंस ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। फॉरेन पॉलिसी जो भी है, किसी भी एक स्टेट की जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो रिफ्लेक्ट्स करती है डोमेस्टिक और एक्सटर्नल फैक्टर्स के इंटरप्ले को। देयरफॉर नोबल आइडियल्स जिन्होंने इंस्पायर किया इंडिया के स्ट्रगल को फ्रीडम के लिए, उन्होंने जो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी मेकिंग को भी इन्फ्लुएंस किया। बट इंडिया का जो अटेनमेंट है ऑफ इंडिपेंडेंस वो कोइंसाइड किया विद द बिगिनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर एरा। ये एक पीरियड है जहाँ पे पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड मिलिट्री कन्फ्रंटेशंस होता है ग्लोबल लेवल पे दो ब्लॉक्स के बीच में, और इनका दो ब्लॉक्स को लीड कौन कर रहे थे, यूएस एंड यूएसएसआर। सो सेम पीरियड जो है विटनेस करता है बहुत सारे डेवलपमेंट, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस का एस्टेब्लिशमेंट होता है, न्यूक्लियर वेपन्स का क्रिएशन होता है, और जो कम्युनिस्ट चाइना है उसका क्या होता है, यहाँ पे इमर्जेंस देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे जो डीकोलोनाइजेशन की प्रोसेस है वो भी शुरू होती है। सो इंडिया की जो लीडरशिप है, इंडियाज लीडरशिप हैड टू परस्यू इट्स नेशनल इंटरेस्ट विद इन द प्रिवेलिंग इंटरनेशनल कंटेक्स्ट। अब ये कंटेक्स्ट था, तो इस कंटेक्स्ट में हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखना था। नेहरू का रोल यहाँ पे क्या रहता है वो देखने की बात है। पहले प्राइम मिनिस्टर होते हैं जवाहरलाल नेहरू, बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं
नेशनल एजेंडा को सेट करने में। सो ये अपने खुद के फॉरेन मिनिस्टर थे, 10 ये प्राइम मिनिस्टर भी थे और फॉरेन मिनिस्टर भी थे। तो इन्होंने क्या एक्सरसाइज किया, प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस, जो फॉरेन पॉलिसीज़ है उनको इन्होंने फॉर्मुलेट किया। 1946 से 1964 के बीच में 3 मेजर ऑब्जेक्टिव जो रहे हैं नेहरू की फॉरेन पॉलिसी को, क्या होते हैं कि इन्हें प्रिजर्व करना है हार्ड अर्न सॉवरेंटी को, जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको प्रोटेक्ट करना है, और जो भी रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको प्रमोट करना है। नेहरू की हमेशा से विश रही थी कि उनको ये ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं। नॉन अलाइनमेंट की जो पॉलिसी है उसको फॉलो करके। सो देयर वर ऑफ कोर्स पार्टीज थे, ग्रुप्स थे कंट्री में जो बिलीव करते थे कि इंडिया शुड बी मोर फ्रेंडली विद द ब्लॉक लेड बाय द यूएस, बिकॉज जो वो ब्लॉक था क्लेम्ड टू बी प्रो डेमोक्रेसी, मतलब जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है। सो अमंग दोज वो थॉट ऑन दीज लाइन्स वर लीडर्स, जैसे कि अम्बेडकर ऐसा सोचते थे। कुछ पॉलिटिकल लीडर्स की बात करें जिन्होंने अपोज किया कम्युनिज्म को, वो चाहते थे कि इंडिया फॉलो करे एक प्रो यूएस फॉरेन पॉलिसी, जैसे कि भारतीय जनसंघ भी चाहती थी, फिर लेटर स्वतंत्र पार्टी भी यही चाहती थी। बट नेहरू possessed considerable leeway in formulating foreign policy, डिस्टेंस करते थे हैं दोनों कैंप्स से। तो जो फॉरेन पॉलिसी होती है इंडिपेंडेंट इंडिया की, ये क्या कर रही है, विगोरसली इसने परस्यू किया ड्रीम किसका, एक पीसफुल वर्ल्ड का, क्योंकि ये एडवोकेट कर रही थी नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को। ये क्या कर रही थी, रिड्यूस कर रही थी कोल्ड वॉर टेंशंस को बाय कंट्रीब्यूटिंग ह्यूमन रिसोर्सेज टू द यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशंस। सो आपसे पूछा जाएगा कि वाई इंडिया डिड नॉट ज्वाइन आइदर ऑफ द टू कैंप्स ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा, क्यों नहीं ज्वाइन करती। देखिए इसलिए ज्वाइन नहीं करती, इंडिया जो मिलिट्री अलायंसेस है लेड बाय यूएस एंड सोवियत यूनियन अगेंस्ट ईच अदर, इंडिया किसी एक का भी साथ नहीं देना चाहती थी। सो जब कोल्ड वॉर होता है, यूएस लेड नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो एंड द सोवियत लेड वॉर्सो पैक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस। नाटो की एग्जिस्टेंस तभी आती है, वॉर्सो पैक्ट की एग्जिस्टेंस तभी आती है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है कि इंडिया एडवोकेट करती है नॉन अलाइनमेंट को, कि यही हमारा आइडियल फॉरेन पॉलिसी अप्रोच रहेगा। ये डिफ़िकल्ट हो जाता है बैलेंस करना, एंड कभी कभी क्या होता है ये इंडिया इतना परफेक्टली बैलेंस नहीं कर पाती। 1956 में क्या होता है, ब्रिटेन इजिप्ट पे अटैक कर देता है, जो स्वीज़ कैनाल का जो इशू है उसके इशू पे। सो इंडिया लेट द वर्ल्ड प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस न्यू कॉलोनियल इन्वेजन। ये कौन अटैक करता है, ब्रिटेन करता है इजिप्ट पे अटैक, 1956 की बात है। बट इन द सेम ईयर जब यूएसएसआर इन्वेट कर रहा है हंगरी पे, तो इंडिया अपना पब्लिक कंडेमनेशन ज्वाइन नहीं करती है। डिस्पाइट सच अ सिचुएशन, बाय एंड लार्ज इंडिया डिड नॉट टेक एन इंडिपेंडेंट स्टैंड ऑन वेरियस इंटरनेशनल इशू एंड कुड गेट एड एंड असिस्टेंस फ्रॉम मेंबर्स ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। सो इंडिया कन्विंस करना चाहती थी दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज़ को नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को लेके। पाकिस्तान ज्वाइन कर लेता है यूएस लेड मिलिट्री अलायंसेस को। यूएस हैप्पी नहीं होता है इससे कि इंडिया इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव ले रहा है और जो पॉलिसी है नॉन अलाइनमेंट की उसको फॉलो कर रहा है। देयरफॉर यहाँ पे क्या होता है, कंसीडरेबल अनईज होती है इंडिया और यूएस के रिलेशंस में। 1950 में यूएस ऑल्सो रिजेंटेड इंडियाज़ ग्रोइंग पार्टनरशिप विद द सोवियत यूनियन। तो इंडिया की जो पार्टनरशिप है वो किसके साथ ज़्यादा ग्रो कर रही थी, इट वॉज ग्रोइंग विद सोवियत यूनियन। तो इससे ये जो है यूएस इतना हैप्पी नहीं होता है। तो आपने अपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा होगा ये जो स्ट्रेटजी होती है प्लान इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, जिसको इंडिया अडॉप्ट करता है। ये जो पॉलिसी है एम्फेसाइज करती है
imports substitution को. Emphasis on developing a resource base also meant that export oriented growth was limited. ये जो डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी होती है ये लिमिट करती है इंडिया के इकोनॉमिक इंटरेक्शंस को विद द आउटसाइड वर्ल्ड. अब हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए हमारी जो जनरल पॉलिसी है वो हमेशा से रही है कि हमें अवॉइड करना है एंटेंगलमेंट को इन पावर पॉलिटिक्स, और हमें किसी भी एक ग्रुप जो है पावर ग्रुप को नहीं ज्वाइन करना है किसी दूसरे ग्रुप के अगेंस्ट. सो जो दो लीडिंग ग्रुप्स होते हैं आज होते हैं रशियन ब्लॉक and the Anglo-American bloc. So we must be friendly to both, and yet हमें किसी भी एक को ज्वाइन नहीं करना है. दोनों अमेरिका रशिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली सस्पिशियस है एक दूसरे के एज वेल एज ऑफ अदर कंट्रीज. सो दिस मेक्स आवर पाथ डिफिकल्ट एंड we may well be suspected by each of the leaning towards the other. So this cannot be हेल्प्ड. सो ये जवाहरलाल नेहरू ने स्टेटमेंट दी है. अब बात करते हैं एफ्रो एशियन यूनिटी के बारे में. सो येट गिवन इट साइज लोकेशन एंड पावर पोटेंशियल, नेहरू ने एनविसेज किया है एक मेजर रोल इंडिया का वर्ल्ड अफेयर्स में, स्पेशली अगर बात करें एशियन अफेयर्स में. तो यहाँ पे क्या होता है, उनका जो एरा होता है इट वाज मार्क्ड बाय द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स बिटवीन इंडिया और जो नईली इंडिपेंडेंट स्टेट्स होते हैं एशिया में अफ्रीका में. तो इंडिया का उनके साथ कॉन्टैक्ट बढ़ जाता है नेहरू के टाइम पीरियड में. सो 1940 से 1950 के थ्रू आउट नेहरू एक अर्डेंट एडवोकेट रही है एशियन यूनिटी के. उनकी लीडरशिप में ही इंडिया ने कन्वीन किया है एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस इन मार्च 1947. 5 महीने के बाद जब इंडिया जो है इंडिपेंडेंस अटेन कर लेती है, इंडिया एफर्ट्स बनाती है फॉर द अर्ली रियलाइजेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ इंडोनेशिया फ्रॉम द डच. इंडोनेशिया पे किसका कब्जा था, वहाँ पे डच का था. सो यहाँ पे क्या होता है कि एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को कन्वीन किया जाता है 1949 में, ताकि जो इंडोनेशिया है उसको इंडिया सपोर्ट करे डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस में. एंड इसने फर्मली जो रेसिज्म है उसको भी अपोज किया, स्पेशली जो एपार्थीड रेसिज्म था साउथ अफ्रीका में. एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन द इंडोनेशियन सिटी ऑफ बेंटंग इन 1955. कॉमनली इसको बोलते हैं बेंटंग कॉन्फ्रेंस. मार्क द ज़नीथ ऑफ इंडियाज एंगेजमेंट with the newly independent Asian and African nations. So Bandung conference later led to the establishment of the NAM. पहला समिट होता है नाम का. इट वॉज हेल्ड इन बेलग्रेड इन सितंबर 1961. नेहरू को फाउंडर होते हैं नाम के. चाइना के साथ देखते हैं पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे इंडिया बरकरार रखता है. सो इसके जो रिलेशनशिप है पाकिस्तान के साथ, फ्री इंडिया बिगेन इट्स रिलेशनशिप विद चाइना ऑन अ वेरी फ्रेंडली नोट. चाइनीज़ का जो रिवॉल्यूशन होता है वो 1949 में स्टार्ट होता है. इंडिया पहली कंट्री है जो रिकॉग्नाइज करती है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को. नेहरू स्ट्रॉन्गली फील करते हैं अपने नेबर के लिए दैट वाज कमिंग आउट ऑफ द शेडो ऑफ वेस्टर्न डोमिनेशन, और हेल्प करते हैं नई गवर्नमेंट को इंटरनेशनल फोरा में. तो उनके जो कुछ कलीग होते हैं जैसे कि वल्लभ भाई पटेल, दे वर वरीड अबाउट पॉसिबल चाइनीज़ एग्रेशन इन फ्यूचर. उनको लग रहा था कि चाइना से हमें इंडिया को ख़तरा हो सकता है फ्यूचर में. बट नेहरू सोचते थे कि ये इट वॉज एक्सीडिंगली अनलाइकली दैट इंडिया कोई भी अटैक फेस करेगा चाइना से फ्यूचर में. सो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम चाइनीज़ बॉर्डर को गार्ड किया गया पैरामिलिट्री फोर्सेस से, बट नॉट दी आर्मी. सो जो जॉइंट एनंसिएशन होता है पंचशील का, 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल को एक्सिस्टेंस बाय द इंडियन प्राइम मिनिस्टर नेहरू एंड द चाइनीज़ प्रीमियर जो एनलाई ऑन अप्रैल 29, 1954. It was a step in the direction of a strong relationship between the two countries. इंडिया एंड चाइना के जो लीडर है एक दूसरे के कंट्री में जाते हैं एंड इनको बहुत सारे जो क्राउड्स है वो ग्रीट भी करता है.
सो अगर हम देखें, यहाँ पे देखें इंडिया चाइना के बॉर्डर्स के बारे में। चाइना का इन्वेजन्स पहले शुरू होता है 1962 में। सो टू डेवलपमेंट स्ट्रेन दिस रिलेशनशिप, चाइना एनेक्स करती है तिब्बत को 1950 में और रिमूव कर देती है हिस्टोरिकल बफर दोनों कंट्रीज़ के बीच में। इनिशियली जो इंडिया की गवर्नमेंट है इसको ओपनली ओपोज नहीं करती है, बट जैसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन आती है सप्रेशन की, जिस तिब्बतन कल्चर को सप्रेस किया जाता है, तो इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो कुछ स्टेप लेना शुरू करती है। तिब्बतन के जो स्पिरिचुअल लीडर होते हैं दलाई लामा, वो एक पॉलिटिकल असाइलम लेते हैं इंडिया में, और ये लेते हैं 1959 में। चाइना एलीग करती है कि जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है अलाव करती है एंटी चाइना एक्टिविटीज़ को, जो कि उनकी कंट्री में ही हो रही है। सो अ लिटिल अर्लियर बाउंड्री डिस्प्यूट्स भी होता है इंडिया चाइना के बीच में। इंडिया क्लेम करता है कि जो बाउंड्री है एक मैटर था जो कि कॉलोनियल टाइम में ही सेटल हो गया था, बट चाइना कहती है कि कोई भी कॉलोनियल डिसीजन जो है यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। जो मेन डिस्प्यूट्स होता है वो होता है वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एंड जो होता है लॉन्ग बॉर्डर्स का, उसको लेके चाइना दो एरियाज़ को क्लेम करता है इंडियन टेरिटरी के बीच में। पहला होता है अक्साई चिन एरिया जो कि लद्दाख रीजन में फॉल करता है जम्मू कश्मीर का, और फिर एक होता है मच ऑफ द स्टेट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश इन व्हाट वाज देन कोल्ड नेफा, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता है। सो 1957-59 के बीच में चाइना ऑक्यूपाई करती है अक्साई चीन एरिया को और वहाँ पे एक स्ट्रैटेजिक रोड को बना लेती है। डिस्पाइट अ वेरी लॉन्ग करस्पॉन्डेंस एंड डिस्कशन अमंग टॉप लीडर्स, ये जो डिफरेंसेस होते हैं ये रिजोल्व नहीं हो पाते। बहुत सारे जो स्मॉल बॉर्डर्स है, स्किर्मिशेस बिटवीन द आर्मीज ऑफ टू कंट्रीज टुक प्लेस। सो अराउंड दिस टाइम एंटायर वर्ल्ड की जो अटेंशन होती है वो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पे होती है, जो दो सुपर पावर्स के बीच में होती है। चाइना लॉन्च कर देती है एक स्विफ्ट एंड मैसिव इन्वेजन अक्टूबर 1962 में इन दोनों डिस्प्यूटेड रीजन्स पे। पहला जो अटैक होता है 1 वीक तक होता है, चाइना की जो फोर्स है कैप्चर कर लेती है कुछ की एरियाज़ को अरुणाचल प्रदेश में। सेकेंड वेव जो होता है अटैक का वो आता है नेक्स्ट मंथ। इंडिया के जो फोर्सेस है वो चाइना जैसे एडवांस करने की कोशिश करते हैं वेस्टर्न फ्रंट पे लद्दाख में, तो उसको ब्लॉक कर देती है। So in east of the Chinese managed to advance nearly to the entry point of Assam plains के entry point तक वो लोग आ जाते हैं। फाइनली चाइना यहाँ पे एक यूनिलेटरल सीज फायर डिक्लेयर कर देती है और इसके जो ट्रूप्स है वो and its troops withdrew to where they were before the invasion began. So China war dented India's image at home and abroad. India had to approach the Americans and the British कि भाई आप हमारी मिलिट्री असिस्टेंस दो हमें, ताकि हम ये जो क्राइसिस है इससे निपट सके। सो सोवियत यूनियन रिमेन न्यूट्रल ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट्स। ये इंड्यूस करता है एक सेंस ऑफ नेशनल ह्यूमिलिएशन एंड एट द सेम टाइम स्ट्रेंथन करता है एक स्पिरिट किसकी, नेशनलिज्म की। कुछ जो टॉप आर्मी कमांडर्स होते हैं या तो रिज़ाइन कर देते हैं या वो रिटायर हो जाते हैं। नेहरू का जो क्लोज एसोसिएट है और उस वक्त ये जो डिफेंस मिनिस्टर्स होते हैं जिनका नाम होता है कृष्णा मेनन, वो कैबिनेट छोड़ के भाग जाते हैं, चले जाते हैं। नेहरू का जो नेहरू खुद इतना उससे सफ़र करते हैं एंड ही वाज सीवियरली क्रिटिसाइज for this assessment of the Chinese intentions and the lack of the military preparedness, कि हमारी मिलिट्री प्रिपेयर ही नहीं थी। पहली बार एक नो कॉन्फिडेंस मोशंस उनकी गवर्नमेंट के अगेंस्ट पास होता है, मूव होता है एंड फिर ये इस पे डिबेट होती है लोकसभा में। उसके बाद फिर क्या होता है, कांग्रेस कुछ इलेक्शंस को लूज कर देती है, ठीक है, लॉस हो जाता है टू द लोकसभा। पॉलिटिकल मूड ऑफ द कंट्री अब चेंज होना शुरू हो जाता है क्योंकि लोगों का विश्वास यहाँ से हट गया होता है। सो साइनो इंडियन कॉन्फ्लिक्ट्स अफेक्ट करता है ऑपोजिशन को भी ये, और जो ग्रोइंग रिफ्ट होती है
चाइना एंड सोवियत यूनियन के बीच में क्रिएट करता है इरिकंसिलेबल डिफरेंसेस विद इन द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। प्रो यूएसएसआर फैक्शन रिमेन्ड विद इन द सीपीआई और ये मूव करते हैं टूवर्ड्स क्लोजर टाइज विद द कांग्रेस। दूसरा जो फैक्शन होता है वॉज फॉर समटाइम्स जो चाइना के क्लोज जाता है एंड वॉज अगेंस्ट एनी टाइज विद द कांग्रेस। सो पार्टी स्प्लिट हो जाती है 1964 में और जो लीडर होते हैं लेटर फैक्शंस के एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया फॉर्म करते हैं। सो इन द वेक ऑफ चाइना वॉर बहुत सारे लीडर्स जो होते हैं अब CPIM बन जाते हैं, इनको अरेस्ट किया जाता है क्योंकि ये अब यहाँ पे क्योंकि प्रो चाइना थे। सो ये जो वॉर होती है चाइना के बीच में अलर्ट कर देती है इंडिया की लीडरशिप्स को एक वॉलेटाइल situation in the northeast region apart from being isolated and extremely underdeveloped। नॉर्थ ईस्ट रीजन जो होता है तो उस पर किसी का इतना ध्यान नहीं होता है और वो रीजन होता है जो अंडर डेवलप्ड होता है। सो ये रीज़न भी प्रेजेंट करता है भाई इंडिया को और चैलेंजेस को नेशनल इंटीग्रेशन और पॉलिटिकल यूनिटी को के चैलेंजेस है यहाँ पे। सो जो प्रोसेस होता है इसके रीऑर्गेनाइजेशन का वो चाइना की वॉर के बाद शुरू हो जाता है। नागालैंड को एक स्टेटहुड दे दिया जाता है। मणिपुर एंड त्रिपुरा दो यूनियन टेरिटरीज होती हैं, इनको अपने लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के मेंबर इलेक्ट करने की छूट दे दी जाती है, फ्रीडम दे दिया जाता है। वॉर्स एंड पीस देखिए पाकिस्तान के बाद। सो इन पाकिस्तान के केस की अगर हम बात करें कॉन्फ्लिक्ट्स होता है पार्टीशन के बाद में और ये डिस्प्यूट्स होता है जम्मू एंड कश्मीर पे। सो फिर आप इस बारे में पढ़ोगे चैप्टर 7 में। प्रॉक्सी वॉर होती है दोनों कंट्रीज़ के बीच में एंड बट ये एक फुल वॉर में नहीं कन्वर्ट होती। इशू रिफ़र हो जाता है यूनाइटेड नेशन को। पाकिस्तान एक क्रिटिकल फैक्टर की तरह उभर के आता है इन इंडियाज़ रिलेशंस विद द US एंड सब्सिक्वेंटली विद चाइना। कश्मीर का जो कॉन्फ्लिक्ट्स होता है वो प्रिवेंट नहीं करता कोऑपरेशंस बिटवीन द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एंड द पाकिस्तान, बट जो गवर्नमेंट्स है गवर्नमेंट का जो वर्क होता है एक साथ ताकि जो रिस्टोर किया जा सके जो जिन विमेन को एबडक्ट किया जाता है पार्टीशन के दौरान कि वो ओरिजिनल फैमिलीज़ में अपनी आ जाए। लॉन्ग टर्म डिस्प्यूट्स होता है जो रिवर वाटर्स है उसकी शेयरिंग को लेके वाज रिजोल्व थ्रू मीडिएशन बाय द वर्ल्ड बैंक एंड देन इंडिया पाकिस्तान का जो इंडस वाटर्स ट्रीटी है इट वाज साइन बाय नेहरू एंड जनरल अयूब खान इन 1960। सो इतने सारे अप्स एंड डाउन्स होने के बाद पाक एंड इंडो पाक रिलेशंस में ये जो ट्रीटी है ये बहुत अच्छे से काम करती है। अब एक बहुत सीरियस आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स होता है दोनों कंट्रीज़ के बीच में 1965 में। तो आप पढ़ोगे इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में। उस वक्त होते हैं लाल बहादुर शास्त्री हैड टेकन ओवर एज द प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अप्रैल 1965 में क्या होता है पाकिस्तान लॉन्च करता है आर्म्ड अटैक्स रन ऑफ कुछ एरिया जो होता है गुजरात का वहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ऑफेंसिव हो जाता है जम्मू कश्मीर में अगस्त सितंबर में। पाकिस्तानी जो रूलर्स है उनको लग रहा था कि उनको सपोर्ट मिलेगा वहाँ की लोकल पॉपुलेशन का, बट ऐसा नहीं होता है। इन ऑर्डर टू ईज द प्रेशर ऑन द कश्मीर फ्रंट शास्त्री ऑर्डर करते हैं इंडियन ट्रूप्स को कि आप जाओ आप वहाँ पे लॉन्च करो एक काउंटर ऑफेंसिव पंजाब बॉर्डर पे। सो एक फियर्स बैटल होती है। इंडियन आर्मी लाहौर के पास चली जाती है, लाहौर के क्लोज। हॉस्टिलिटीज़ का एंड होता है UN इंटरवेंशन, जब UN का इंटरवेंशन होता है। बाद में क्या होता है इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं जिनका नाम होता है लाल बहादुर शास्त्री एंड पाकिस्तान के जो जनरल होते हैं अयूब खान साइन करते हैं एक ताशकंद अग्रीमेंट brokered by the Soviet Union in January 1966 and though India could inflict considerably military loss on Pakistan 1965 में क्या होता है war add हो जाता है to India's already difficult economic situation।
अगर हम बात करें बांग्लादेश वॉर के बीच में, जो कि 1971 के बीच में होती है, 1971 में वॉर होती है, पाकिस्तान फेस करता है अपनी बिगेस्ट इंटरनल क्राइसिस। कंट्री के जो पहले जनरल इलेक्शंस होते हैं उसमें एक स्प्लिट वर्डिक्ट प्रोड्यूस होता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो पार्टी है वो विनर बन जाती है वेस्ट पाकिस्तान में, जबकि जो अवामी लीग है लेड बाय शेख मुजीबुर रहमान स्वेप्ट थ्रू द ईस्ट पाकिस्तान। बंगाली पॉपुलेशन जो होती है ईस्ट पाकिस्तान की, वो वोट करती है, प्रोटेस्ट करती है अगेंस्ट ईयर्स ऑफ बीइंग ट्रीटेड एज सेकेंड क्लास सिटीजन बाय द रूलर्स बेस्ड इन वेस्ट पाकिस्तान। सो पाकिस्तान के जो रूलर्स हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं डेमोक्रेटिक वर्डिक्ट को, एंड वो अवामी लीग का जो डिमांड है फेडरेशंस का, उसको भी वो सपोर्ट नहीं, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। 1971 में क्या होता है, पाकिस्तान की जो आर्मी है शेख मुजीब को अरेस्ट कर लेती है और अनलेश करती है एक रेन ऑफ टेरर ऑन द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। उसके बाद क्या होता है, इन रिस्पॉन्स टू दिस लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रगल लिबरेट करने के लिए कि हमें बांग्लादेश को अलग करना है पाकिस्तान से। 1971 के थ्रू आउट इंडिया को बर्डन लेना है। बहुत सारे 80 लाख रिफ्यूजीज़ आ जाते हैं, वो फ्लड ईस्ट पाकिस्तान जाते हैं एंड टुक शेल्टर इन द नेबरिंग एरियाज इन इंडिया। सो इंडिया एक्सटेंड करती है मोरल एंड मटेरियल सपोर्ट टू द फ्रीडम स्ट्रगल इन बांग्लादेश। पाकिस्तान एक्यूज़ देता है इंडिया को कि भाई इंडिया कॉन्स्पिरेसी कर रही है टू ब्रेक इट अप। सपोर्ट फॉर पाकिस्तान यूएस भी सपोर्ट करता है, चाइना भी सपोर्ट करता है। यूएस चाइना का जो रेप्रोचमेंट होता है वो 1960 में रिजल्ट होता है इन द रीअलाइनमेंट ऑफ फोर्सेस इन एशिया। हेनरी किसिंगर एडवाइज़र होते हैं यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन के, एक सीक्रेट विजिट बनाते हैं चाइना में, पाकिस्तान से होके जाते हैं। जुलाई 1971 की बात है। सो उनको काउंटर करना है यूएस पाकिस्तान चाइना एक्सेस को। सो इंडिया साइन करती है एक 20 साल की ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप सोवियत यूनियन के साथ अगस्त 1971 में। ये जो ट्रीटी है श्योर करती है इंडिया को सोवियत का सपोर्ट मिलेगा अगर कंट्री पे किसी भी तरह का अटैक होता है। सो डिप्लोमेटिक टेंशंस के बीच में यहाँ पे मिलिट्री बिल्डअप होता है, फुल स्केल वॉर होती है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, होती है दिसंबर 1971 में। पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट्स अटैक करती है पंजाब को, राजस्थान को, जबकि आर्मी मूव करती है ऑन द जम्मू एंड कश्मीर फ्रंट। इंडिया रिटेलिएटेड विद एन अटैक जो इन्वॉल्व करती है एयरफोर्स को, नेवी को एंड आर्मी को ऑन बोथ द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न फ्रंट। वेलकम्ड एंड सपोर्टेड बाय द लोकल पॉपुलेशन, इंडियन आर्मी रैपिड प्रोग्रेस बनाती है ईस्ट पाकिस्तान में। ओके, सो 10 डेज़ के बाद इंडिया की जो आर्मी है वो सराउंड कर देती है ढाका को 3 साइड से, एंड पाकिस्तानी आर्मी जो होती है 90,000 लोगों की, उनको सरेंडर करना पड़ता है। विद बांग्लादेश एज अ फ्री कंट्री इंडिया डिक्लेयर करता है यूनिलेटरल सीज फायर। लेटर फिर बाद में क्या होता है, साइनिंग होती है सिन्हाला एग्रीमेंट की इंदिरा गांधी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच में 3 जुलाई 1972 को फॉर्मलाइज करती है रिटर्न ऑफ पीस। डिसीसिव विक्ट्री होती है वॉर में, जिसकी वजह से नेशनल जुबिलेशन होता है। ज़्यादातर जो लोग होते हैं इंडिया में इस तरह के मोमेंट को ग्लोरी की तरह देखते हैं और क्लियर साइन होता है कि इंडिया का कैसे मिलिट्री प्रोविस ग्रो कर रहा है। सो एज यू वुड रीड इन द नेक्स्ट चैप्टर कि कैसे जो इंदिरा गांधी है जो पहले प्राइम मिनिस्टर होते हैं उस टाइम पे शी हैड ऑलरेडी वन द लोकसभा इलेक्शंस इन 1971। उनकी जो पर्सनल पॉपुलैरिटी है वो यहाँ पे सोर करती हुई दिखाई देती है। फर्दर 1971 के बाद वॉर के बाद आफ्टर द वॉर असेंबली इलेक्शंस होते हैं ज़्यादा स्टेट्स में, और यहाँ पे फिर से मेजॉरिटी जो सीट्स है वो कांग्रेस जीतती हुई नज़र आती है। इंडिया के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होती है, इनिशिएट करती है डेवलपमेंट प्लानिंग। हावेवर जो इसके कॉन्फ्लिक्ट्स चलते हैं नेबर्स के, वो डीरेल करते हैं 5 years प्लान्स को। सो जो ये जो स्कार्स रिसोर्सेज हैं
ये इनको डाइवर्ट किया जाता है टू द डिफेंस सेक्टर स्पेशली 1962 के बाद। सो इंडिया को एम्बार्क करना है मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन ड्राइव पे। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन को एस्टेब्लिश किया जाता है नवंबर 1962 में एंड डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाई को नवंबर 1965 में। थर्ड प्लान आता है 1961 से 66 के बीच में एंड इट वाज अफेक्टेड एंड इट वाज फॉलोड बाय 3 एनुअल प्लान्स एंड द फोर्थ प्लान कुड बी इनिशिएटेड ओनली इन 1969। इंडिया का जो डिफेंस एक्सपेंडिचर्स हो जाता है इंक्रीज हो जाता है वॉर्स के बीच में। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे इंडियाज़ न्यूक्लियर पॉलिसी से पढ़ेंगे। और ओके अब ये टॉपिक रह रहा है तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। सो इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है दूसरा जो क्रूशियल डेवलपमेंट होता है इस पीरियड में वो होता है न्यूक्लियर एक्सपोजर जो कि इंडिया लेता है 1974 में। नेहरू का हमेशा से फेद रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। वो चाहते थे कि वो रैपिडली बिल्ड करना चाहते थे एक मॉडर्न इंडिया को। तो सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स जो होता है उनके इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लान्स का वो क्या होता है न्यूक्लियर प्रोग्राम, जिसको 1940 के बाद इनिशिएट किया जाता है होमी जे भाभा की गाइडेंस में। सो इंडिया क्या चाहती थी, जनरेट करना चाहती थी एटॉमिक एनर्जी पीसफुल पर्पसेस के लिए। इंडिया नेहरू अगेंस्ट है न्यूक्लियर वेपन्स के, तो वो प्लीड करते थे सुपर पावर्स के साथ कि आपको कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट करना है। हाउएवर न्यूक्लियर आर्सेनल राइज ही होती जा रही थी। कम्युनिस्ट चाइना कंडक्ट करती है न्यूक्लियर टेस्ट अक्टूबर 1964 में। 5 न्यूक्लियर वेपन पावर्स यूएस, यूएसएसआर, यूके, फ्रांस एंड चाइना। ताइवान फिर उस वक्त पे रिप्रेजेंट कर रहा था चाइना को। ऑल्सो 5 परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ट्राई करती है इम्पोज करने के लिए न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1965 का ऑन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया हमेशा से कंसिडर करती थी एनपीटी एक डिस्क्रिमिनेटरी को और इंडिया इस पे साइन करने को रिफ्यूज़ कर देती है। इंडिया कंडक्ट करती है इसका पहला न्यूक्लियर टेस्ट, तो it was termed as peaceful explosions and India argued that it was committed to the policy of using nuclear power only for peaceful purposes। वो जो पीरियड होता है न्यूक्लियर टेस्ट का it was conducted was a difficult period in domestic politics। अरब इसराइल की वॉर होती है 1973 में। हर एंटायर जो वर्ल्ड है was affected by the oil shock क्योंकि मासिव हाइक होती है, ऑयल की प्राइसेस बढ़ जाते हैं जिससे कि इकोनॉमिक टर्मोइल आता है इंडिया में, हाई इन्फ्लेशन आ जाता है। सो इसके बारे में आप पढ़ोगे चैप्टर 6 में। बहुत सारे एजिटेशंस भी जा रहे थे कंट्री में, जैसे कि नेशन वाइड रेलवे स्ट्राइक। ऑल्दो देर आर माइनर डिफरेंसेस अमंग पॉलिटिकल पार्टीज अबाउट कि उनको कैसे कंडक्ट करना है एक्सटर्नल रिलेशंस को। इंडियन की जो पॉलिटिक्स है जनरली मार्क्ड है बाय अ ब्रॉड agreement between the parties on national integration, protection of international boundaries and on questions of national interest। Therefore we find that ये जो डेकेड होता है 1962 से 71 के बीच में इंडिया फेस करती है 3 वॉर्स और इसके बाद डिफरेंट पार्टीज एक साथ आती है पावर में। फॉरेन पॉलिसी कैसे प्ले करती है एक लिमिटेड रोल किसमें, पार्टी की पॉलिटिक्स में। तो ये हम पढ़ेंगे। फास्ट फॉरवर्ड इंडियाज़ न्यूक्लियर प्रोग्राम। इंडिया ने अपोज किया है इंटरनेशनल ट्रीटीज एम एट नॉन proliferation since they were selectively applicable to non-nuclear power and legitimized the monopoly of the 5 nuclear वेपन पावर्स। दस इंडिया ने अपोज किया है इंडेफिनिट एक्सटेंशन ऑफ द एनपीटी 1995 में रिफ्यूज़ किया है साइन करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी को। इंडिया ने कंडक्ट किए बहुत सारे न्यूक्लियर टेस्ट में 1998 में। इंडिया ने डेमोन्स्ट्रेट किया है इसकी कैपेसिटी की कैसे ये यूज़ करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी को मिलिट्री पर्पसेस के लिए। पाकिस्तान भी फॉलो करता है, देयर बाय इंक्रीज करता है वल्नरेबिलिटी ऑफ द रीजन टू अ न्यूक्लियर एक्सचेंज। इंटरनेशनल कम्युनिटी एक्सट्रीमली क्रिटिकल हो जाती है न्यूक्लियर टेस्ट के लिए सब कॉन्टिनेंट में एंड बहुत सारे सैंक्शंस इम्पोज किए जाते हैं इंडिया पाकिस्तान में।
फिर उसके बाद वो वेव हो जाते हैं, वेव ऑफ हो जाते हैं। इंडिया की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है, क्रेडिबल मिनिमम न्यूक्लियर डेटरेंट की प्रोफेस करती है, नो फर्स्ट यूज़, एंड रिएटरेट्स करती है इंडिया की कमिटमेंट को टू ग्लोबल वेरीफिएबल एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट लीडिंग टू न्यूक्लियर वेपन्स फ्री वर्ल्ड। अब हम बात करते हैं शिफ्टिंग अलायंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो ये आप पढ़ोगे इसके बारे में चैप्टर 6 में। जनता पार्टी गवर्नमेंट जो पावर में आती है 1977 में अनाउंस करती है कि फॉलो करेगी जेन्युइन नॉन अलाइनमेंट, इम्प्लाई करती है प्रो सोवियत टिल्ट इन द फॉरेन पॉलिसी एंड विल बी करेक्टेड। तब तक जितनी भी सारी गवर्नमेंट होती है, चाहे कांग्रेस हो नॉन कांग्रेस हो, इनिशिएटिव लेते हैं कि हमें कैसे रिलेशंस को अपने सुधारना है चाइना के साथ, और जो हमें कैसे जाना है टाइज में यूएस के साथ। तो इंडिया की जो पॉलिटिक्स है और पॉपुलर माइंड में इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है इज़ वेरी क्लोजली लिंक टू टू क्वेश्चन। वन इज़ इंडिया का जो स्टैंड है विज विज पाकिस्तान, एंड अदर इज़ इंडो यूएस रिलेशंस। तो फॉरेन पॉलिसी जो है ऑलवेज डिक्टेट करती है आइडिया किसके, नेशनल इंटरेस्ट के। तो थैंक यू सो मच, और इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। थैंक यू।